नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स पे वीडियो नंबर 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम ग्लेशियर की निक्षेपण क्रिया द्वारा निर्मित विभिन्न भू-आकृतियों पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व के 2 वीडियो लेक्चर में हमने ग्लेशियर द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृतियों पर हम बात कर चुके हैं और आज हम ग्लेशियर के डिपोजिशनल वर्क और उनसे निर्मित जो लैंडफॉर्म है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो ग्लेशियर जैसा मैंने आपको बताया कि पृथ्वी पर समतल स्थापक बलों में से एक महत्वपूर्ण फोर्स है, जो कि अपरदन, परिवहन और निक्षेपण तीनों ही प्रक्रियाएं करता है और इस रूप में पृथ्वी की सतह पर ये विभिन्न प्रकार के भू आकारों का निर्माण करता है। तो उम्मीद है कि आप सभी अपने घर पे स्वस्थ रहिए और जो है कोरोना की गाइडलाइन की पालना कीजिए। चलिए हम ग्लेशियर लैंडफॉर्म जो डिपोजिशनल वर्क है ग्लेशियर का और उनसे निर्मित जो विभिन्न भू आकार हैं उनके बारे में बात करें। तो ग्लेशियर जो है निक्षेपण अपने साथ जितने भी पदार्थों का वो अपरदन करता है अपघर्षण और उत्पाटन के प्रोसेस से, उन्हें वो अपने साथ उनका ट्रांसपोर्टेशन करता है और जहां कहीं पर भी फेवरेबल कंडीशन हो वहां उनको वो डिपॉजिट करता है और उससे विभिन्न प्रकार के भू आकार बनते हैं। तो उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। तो हिमनद द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप या स्थलाकृतियां। तो हिमनद जो जिन स्थलाकृतियों का निर्माण करता है उनमें आप देखिए सबसे पहले है हिमोड यानी मोरेन्स। और ये मोरेन्स जो है ये 5 तरह के होते हैं। अंतिम या अंतस्थ हिमोड यानी टर्मिनल मोरेन्स, पार्श्विक हिमोड, लेटरल मोरेन्स, मध्यस्थ हिमोड, मिडाइल मोरेन्स, तलीय या तलस्थ हिमोड, ग्राउंड मोरेन्स, अवकाशी हिमोड, रेसेशनल मोरेन्स। तो ये 5 टाइप के मोरेन्स होते हैं। उसके बाद अगला जो भू आकार है जो हिमनद के डिपॉजिट से बनता है, हिमोड या जो हिमानी द्वारा लाए गए अवसाद हैं, सेडिमेंट्स हैं, उनके डिपॉजिट से बनता है, वो है ड्रमलिन। तो देखिए दो रूप हो गए, एक तो हो गया हिमोड और दूसरा हो गया ड्रमलिन। हिमोड के आगे फिर 5 रूप हैं। तो ये ग्लेशियर के डिपोजिशनल वर्क है और उनके द्वारा निर्मित लैंडफॉर्म्स है। अब उसके बाद क्या है कि जहां पर हिम पिघल जाता है, यानी हिम का पिघलना मैंने आपको बताया था अब्लेशन कहलाता है। तो जहां हिम पिघल जाता है तो हिम के पिघलने से उसके बाद वहां से क्या है कि छोटी छोटी जलधाराएं चल पड़ती हैं। तो वो जलधाराएं भी अपनी फेवरेबल कंडीशन में अपने साथ लाए हुए जितने भी सेडिमेंट्स हैं उनका डिपॉजिट करती है और तरह तरह के लैंडफॉर्म्स का निर्माण करती है। उन्हें बोलते हैं हिम जल निक्षेप से निर्मित लैंडफॉर्म्स। उनमें यानी एक तरह से हिमनद के ही लैंडफॉर्म्स हैं, हिमनद के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ही हैं ये भी। तो इनमें जो प्रमुख हैं उनमें है एस्कर, केटिल तथा हमक, केम और हिमनद अवक्षेप मैदान, आउटवॉश प्लेन। तो आप इस डायग्राम में देखिए ये मोरेन्स के रूप हैं। यहाँ से देखिए डिपोजिशनल वर्क जो है हिमनद का शुरू होता है। उसके बाद ये देखिए ये जितने भी आप डिपॉजिट देख रहे हैं ये डिपॉजिट जो है वो मोरेन्स हैं। और उसके बाद ये आप देखिए इससे आगे ये आउटवॉश प्लेन। तो चलिए इन्हीं के बारे में हम जानते हैं कि इनके बीच में ये टिल्ले से आप देख पा रहे हो, ये टिल्ले से जो है वो ड्रमलिन के रूप में है। तो चलिए जानते हैं कि हम हिमनद डिपॉजिट अपने प्रोसेस से कौन कौन से लैंडफॉर्म्स का निर्माण करता है। तो हिमनद के निक्षेपण कार्य, तो सबसे पहले हम हिमनद के निक्षेपण कार्य हम जान लेते हैं। ये जो मैंने बैकग्राउंड में आपको फोटोग्राफ्स जो लगी हुई है उसमें भी आप देख सकते हैं बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े जो हैं वो ग्लेशियर की सतह पर फैले हुए हैं। उसके किनारे पर भी देखिए आप बड़े बड़े चट्टानी टुकड़े जो हैं वो इनके किनारे पर भी जमा है, डिपॉजिट है। तो ये सारे के सारे ग्लेशियर जो है वो इनको अपने साथ ट्रांसपोर्ट करके लेकर आया है। तो हिमनद के निक्षेपण कार्य जो है वो 2 तरह के होते हैं। एक तो हिमनदीय निक्षेपण, जैसा मैंने आपको बताया कि ग्लेशियर जो है वो अपनी सतह के ऊपर रखे हुए चट्टानी टुकड़े या अपने किनारों पर मौजूद या अपनी तली में मौजूद जो चट्टान यानी बोल्डर्स जो होते हैं उनको अपने साथ ट्रांसपोर्ट करते हैं, वो हिमनदीय। और जहां कहीं जो फेवरेबल कंडीशन मिलती है वहां उनको डिपॉजिट भी करते हैं, वो हिमनदीय निक्षेपण होता है। और जहां ग्लेशियर पिघल जाता है उसके बाद जो है छोटी छोटी जलधाराएं बहने लग जाती हैं, छोटी छोटी स्ट्रीम्स जो है वो बहने लग जाती हैं। उनके द्वारा जो निक्षेपण होता है उनसे निर्मित जो है वो हिम हिम जल निक्षेपण स्थलाकृतियां कहलाती हैं। तो पहले हम बात करते हैं
हिमनदीय निक्षेपण से निर्मित लैंडफॉर्म्स। तो इनमें पहला है हिमोड मोरेन्स। तो हिमनदीय निक्षेपों में एक तो मेन बात ये है कि श्रेणीकरण यानी क्लासिफिकेशन नहीं पाया जाता। यानी हिमनद अपने साथ जो जितनी भी सामग्री प्रवाहित करता है, उसमें छोटे-बड़े पदार्थ सब मिश्रित रूप में पाए जाते हैं और उन सब का निक्षेप भी वो एक साथ ही करता है और इन्हें ही कहते हैं हम हिमोड। तो हिमनद जो अपने साथ पदार्थों का परिवहन करता है, उसमें किसी प्रकार का कोई श्रेणीकरण नहीं होता, क्लासिफिकेशन नहीं होता, छोटे-बड़े सब एक साथ होते हैं। हिमनद द्वारा प्रवाहित जो इस प्रकार के अवर्गीकृत पदार्थों को टिल कहते हैं। तो जिसमें कि छोटे-बड़े सभी एक साथ मिश्रित होते हैं, ऐसे पदार्थ टिल कहते हैं और इन टिल में क्या है कि बारीक रेत से लेकर बड़े-बड़े बोल्डर्स तक शामिल होते हैं, शिलाखंड तक भी शामिल होते हैं। जमाव स्थान के आधार पर जो हिमनद जो है वो 5 प्रकार के हिमोड का निक्षेपण करता है। पहला है अंतिम या अंतस्थ हिमोड, टर्मिनल मोरेन्स। तो हिमनद का जो अग्रभाग होता है, फ्रंट जो होता है, उस अग्रभाग में हिम के अवसान होने पर यानी अब्लेशन, तो उसके हिम के अवसान होने पर उसके अग्रभाग में अर्धचंद्राकार या घोड़े की नाल के आकार में जो टिल है उनका जमाव हो जाता है एक कटक के रूप में यानी रिज के रूप में, जिसे कहते हैं अंतस्थ हिमोड। यानी हिमनद के अग्रभाग में, हिमनद के फ्रंट में घोड़े की नाल के आकार में या अर्ध वर्ताकार चंद्राकार रूप में जमाव कहलाता है अंतस्थ यानी टर्मिनल हिमोड। ये देखिए आप फर्स्ट डायग्राम में ये जो आप देख पा रहे हो अग्रभाग में ये जो आप डिपॉजिट देख रहे हो टर्मिनल हिमोड। यहाँ भी नीचे भी आप देखिए, निचले डायग्राम में ये आप देखिए हिमनद का ये अग्रभाग है, इस अग्रभाग में ये आप देखिए ये डिपॉजिट यहाँ पर ये है अग्र हिमोड। फिर दूसरा होता है पार्श्विक हिमोड, लेटरल मोरेन्स। जब हिमनद संकुचित होता है तो यानी अपने किनारों को जब छोड़ता है, संकुचित होकर अपने किनारों को छोड़ता है, तो किनारों की ओर से जो या फिर किनारों की ओर हिमनद के पिघलने से क्या होता है कि हिमनद के किनारों पर जो भी सेडिमेंट्स होते हैं यानी टिल जो होते हैं वो लंबी कटक रिज के रूप में उनका जमाव हो जाता है किनारों पर। तो किनारों पर इस प्रकार का जो जमाव हो कहलाता है पार्श्विक हिमोड यानी लेटरल मोरेन्स। आप देखिए फर्स्ट डायग्राम में आप देखिए ये किनारे हैं, इन किनारों पर ये जो जमाव आप देख रहे हो, ये जो जमाव आप किनारों पर देख रहे हो ये है लेटरल मोरेन्स। यहाँ भी आप देखिए ये लेटरल मोरेन्स लंबी कटक के रूप में, लंबी रिज के रूप में ये डिपॉजिट होते हैं। यहाँ भी आप देखिए कि किनारों पर जो डिपॉजिट हो रहा है, ये किनारों वाला डिपॉजिट ये लेटरल हिमोड है। यहाँ देखिए आप ये लेटरल हिमोड को साफ दिखाया गया है, ये सारा का सारा लेटरल हिमोड है। यहाँ भी देखिए ये लेटरल हिमोड है। नेक्स्ट है मध्यस्थ हिमोड। तो मध्यस्थ हिमोड जो होता है वो किसी हिमनद के मध्यवर्ती भाग में या जहां पर दो हिमनद आकर आपस में मिलते हैं, वहां पर टिल के लंबे कटक यानी रिज के रूप में और लंबे और संकरे रिज के रूप में जब उनका जमाव होता है तो वो कहलाता है मध्यस्थ हिमोड। तो दो हिमनद जहां मिलते हैं या हिमनद के मध्यवर्ती भाग में, अब देखिए इस ग्लेशियर के मध्य भाग में यहाँ भी देखिए ये है मध्यस्थ हिमोड। ये जो आप देख रहे हो ये मध्यस्थ हिमोड है, यहाँ भी ये सारे मध्यस्थ हिमोड है और जहां ये दो मिल रहे हैं आपस में देखिए यहाँ पर दो हिमनद, ये भी मध्यस्थ हिमोड है। नीचे आप देखिए यहाँ पर ये दो हिमनद आपस में मिल रहे हैं, तो यहाँ पर इनके मिलने से ये जो पार्ट है देखिए आप ये मध्यस्थ हिमोड है। यहाँ भी देखिए ये मध्यस्थ हिमोड, तो ये मध्यस्थ हिमोड होता है। नेक्स्ट है तलस्थ या ग्राउंड मोरेन्स। तो हिमनद की तली में जो तिल का निक्षेपण होता है तो वो कहलाते हैं तलस्थ हिमोड। वैसे देखा जाए तो तलस्थ हिमोड भी एक बार जो आकार में जो है वो बड़े ऊंचे यानी बड़े और ऊंचे होकर अंततः क्या है मध्यस्थ हिमोड में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है अवकाशी हिमोड। तो हिमनद का जो अग्रभाग होता है जहां पर हिमनद ने अंतिम हिमोड यानी टर्मिनल मोरेन्स का निक्षेपण करके जमाव करके बना दिया है, यदि उससे पहले ही हिमनद थोड़े टाइम के लिए कहीं रुक जाए, उससे पहले ही, तो उससे पहले ही हिमनद के रुकने पर यानी जो अंतिम हिमोड है उसके पीछे यदि तिल का निक्षेप हो तो निर्मित जो हिमोड है वो कहलाता है अवकाशी हिमोड। तो यानी हिमनद के यहाँ देखिए इसमें आप इस डायग्राम में फर्स्ट डायग्राम में देखिए ये अंतिम हिमोड है, ये जो लास्ट में आप देख रहे हो ये अंतिम हिमोड है। इससे पहले आप देखिए यहाँ पर कुछ टाइम के लिए हिमनद रुक गए, यहाँ देखिए आप कुछ टाइम के लिए हिमनद रुक गए और यहाँ पर भी मोरेन्स का डिपॉजिट हो गया, ये है अवकाशी हिमोड। तो जहां हिमनद का अंतिम हिमोड होता है उसके पीछे
हिमनद थोड़े टाइम के लिए यदि रुक जाता है तो उसके बाद वहां पर हिमनद जो है अपने साथ लाए हुए टिल का निक्षेप करना शुरू कर देता है, वो कहलाता है अंतिम हिमोड। नेक्स्ट है ड्रमलिन। तो हिमनद के प्रवाह मार्ग में गोलाश्म मृत्तिका यानी बोल्डर क्ले के टीले नुमा ढेर जो होते हैं वो कहलाते हैं ड्रमलिन या हिमोड टीले। देखने में ये क्या है कि उल्टी रखी नौका या अंडे की भांति दिखाई देते हैं। इस वजह से क्या है कि इस प्रकार की भूआकृति को टोकरी सदृश भूआकृति बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी भी कहते हैं। इस आकृति का हिमनद के सामने वाला जो ढाल होता है, जिस ओर से हिमनद आ रहा है, वो ढाल खुरदरा होता है और तेज होता है, जबकि जिस ओर हिमनद उतरता है वो ढाल सामान्य और मंद होता है। देखिए ड्रमलिन की आकृति जो है जैसा हमने बताया उस अकॉर्डिंग ये किससे मिलती जुलती है, रोश मुटाने और क्रेग एंड टेल से, लेकिन दोनों में अंतर है। वो जो है वो दोनों ही अपरदन से बनती हैं। एक में रास्ते में कोई चट्टान आ जाए तो दूसरे में कोई बेसाल्ट चट्टान आ जाए तो बनती है, और ये जो है ये निक्षेपण से बनती है। तो इनमें ये अंतर है। तो अभी देखिए ये फर्स्ट डायग्राम ये ड्रमलिन्स है। ये ड्रमलिन्स को दिखाया गया, देखिए आप कि ये फ्लो है ग्लेशियर का। तो इसका ये फ्रंट वाला पार्ट जो है उत्पाटन की क्रिया से ये तेज ढाल वाला बन गया है, और दूसरी ओर जो स्लोप है उस स्लोप को हिमनद ने ग्लेशियर ने चिकना और एक जेंटल स्लोप में कन्वर्ट कर दिया है। तो ये यानी ये ब्लंट एंड और ये टेपरेड एंड है। तो ये कहलाता है, ये जो आकृति है जो हिमनद के रास्ते में बनती है निक्षेपण से, डिपॉजिट से, ये कहलाती है ड्रमलिन। नीचे देखिए एक ड्रमलिन का आकार दिया गया है, ये ड्रमलिन है। यहाँ से ये फ्लो है, ये इस तरह से हिमनद ऊपर चढ़ा था तो इसको उसने तेज स्लोप में कन्वर्ट कर दिया, और दूसरी ओर देखिए ये जेंटल स्लोप। तो ये ड्रमलिन है, ये निक्षेपण से बनता है टिल के जमाव से। ड्रमलिन के जो ऊंचे भाग होते हैं उन पर मानव की बस्तियां भी बनाई जाती है, जबकि ड्रमलिन के जो निचले भाग होते हैं वहां पर क्या है कि दलदल भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हिमजल निक्षेप से बनी स्थलाकृतियां यानी ग्लेशियो फ्लूवियल डिपॉजिट टोपोग्राफी। तो हिमनद के अग्र भाग के पिघलने से छोटी छोटी जलधाराएं जो है वो हिमशैल जो उनके साथ ही प्रवाहित होते रहते हैं तो प्रवाहित होने लगती हैं, और ये जलधाराएं जो हैं जहां इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है वहां पर ये निक्षेप करती है, और जिसे हिमजल निक्षेप कहते हैं। और इस प्रकार के प्रवाह द्वारा भी विभिन्न प्रकार के लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है। आप देख सकते हैं इस निचले डायग्राम में, आप देखिए इस निचले डायग्राम में ये एस्कर दिखाया गया लंबी कटक के रूप में, ये केटल दिखाई गई है, केटल लैक्स दिखाई गई है, आउटवॉश प्लेन ये आप देखिए केटल लैक, ये मोरेन्स का एंड, मोरेन्स के एंड के बाद ऐसी जलधाराएं चल पड़ती हैं। ये देखिए ये ड्रमलिन इसके रास्ते में हिमनद के मार्ग में ये ड्रमलिन डिपॉजिट से बनती हैं, तो ये उसके निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियां। चलिए हम बात करते हैं आगे हिमजल निक्षेपित स्थलाकृतियों के बारे में। पहला है एस्कर। तो एस्कर जो है वो हिमनद की तली पर हिम के पिघलने से जो जलधाराएं चल पड़ती हैं वो क्या करती हैं, हिमनद के प्रवाह मार्ग में ही यानी जो उसकी डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन में ही बजरी रेत और गोलाश्म यानी बोल्डर्स का निक्षेपण करती है, जिससे कि लंबे और संकरे लहरदार टीले नुमा कटक रिज बन जाती है, जिन्हें कहते हैं एस्कर या हिमनद कटक। तो ये हिमनद के रास्ते में बनते हैं, उसके जो फ्लो होता है उसी दिशा में बनते हैं। डायग्राम्स में आप देखिए कटक दिखाए गए, ये देखिए एक ये एक एस्कर है जो हिमनद के रास्ते में प्रवाहित जल से बना है। ये भी देखिए आप एस्कर हिमनद के रास्ते में लहरदार कटक, लंबी और संकरी कटक, और ये देखिए आप ये एस्कर है हिमनद के रास्ते में बनी हुई, और यहाँ भी देखिए ये एक लंबी और कटक एस्कर के रूप में आपको दिखाई गई है। तो इनका निक्षेप जो हिमनद के प्रवाह मार्ग में घाटी, पहाड़ी, दलदल यानी कहीं भी, पहाड़ी पर भी हो सकता है, घाटी में भी हो सकता है, पठार पर भी, दलदल पर भी, कहीं भी हो सकता है। तो किसी भी प्रकार की टोपोग्राफिकल बाउंडेशन नहीं है एस्कर के निर्माण में। फिनलैंड, स्वीडन, स्कॉटलैंड, उत्तरी इंग्लैंड में इस प्रकार की जो एस्कर पाई जाती हैं, उन एस्कर पर सड़क मार्ग बनाए गए हैं, और ये जो है हिम क्षेत्रों में जहाँ ग्लेशियर्स होते हैं वहां पर यातायात के एक उत्तम मार्ग का को प्रदान करते हैं। देखिए इस डायग्राम में आप देखिए ये एक सड़क मार्ग कटक पर बना हुआ, इसी प्रकार की एस्कर पे बना हुआ एक सड़क मार्ग आप देख रहे हो। तो इन उच्च अक्षांश के क्षेत्रों में फिनलैंड, स्वीडन, स्कॉटलैंड, उत्तरी इंग्लैंड में इन पर सड़क भी बनाए जाते हैं। ऐसे लंबे हिमनदीय कटक
जो होते हैं इनके बीच में कभी-कभी क्या है कि चौड़े टीलेनुमा आकार बन जाते हैं, निक्षेपण से ही, डिपॉजिट से ही बनते हैं। चौड़े टीलेनुमा आकार बन जाते हैं, जो कि एक के बाद ऐसे क्रम रूप से वो दिखाई देते हैं। जिससे क्या है कि माला के रूप में भूआकार का आभास होता है। इसे मालाकार एस्कर या मणिकार एस्कर यानी बीडेड एस्कर कहा जाता है। यानी एस्कर जो है उनके बीच में कई बार डिपॉजिट ज़्यादा होने निक्षेप ज़्यादा होने की वजह से टीले जैसे आकार बन जाते हैं। तो वो टीले जैसे आकार जो है चौड़े टीले जैसे आकार वो कहलाते हैं। यानी अगर वो क्रम से हो तो मालाकार एस्कर कहलाएँगे। देखिए आप फर्स्ट डायग्राम में आप देखिए बीच में ये आप देखिए एक टीलेनुमा आकार आप देख पा रहे हो और इसके आगे ये एक टीलेनुमा आकार। तो इस तरह से जब ये क्रम से हो तो ये मालाकार एस्कर कहलाते हैं। नेक्स्ट है केम। हिमनद के अग्रभाग में हिम के पिघलने से तेल का निक्षेप डेल्टा के रूप में हो जाता है। तो ये मान लीजिए कि भई एक तरह से छोटे हिमनद द्वारा निर्मित एक डेल्टा टाइप ही हो गया ये। तो वो जो है वो जमाव कहलाता है। तो ऐसे डेल्टा नुमा टीले जो होते हैं वो कहलाते हैं केम। जब ये टीले लंबे और विस्तृत रूप में यानी इनका आकार बड़ा हो जाता है तो वो केम वेदिका कहलाते हैं। केम के निर्माण में मोस्टली बजरी और रेत के निक्षेप पाए जाते हैं यानी बारीक पदार्थ होते हैं, बोल्डर्स इसमें नहीं होते। देखिए आप ये हिमनद के अग्रभाग में आप देखिए एक केम वेदिका को आप देख पा रहे हो। ये है केम वेदिका जो हिमनद के अग्रभाग में निर्मित हुआ है। तो ये केम कहलाते हैं। तो केम हिमनद के अग्रभाग में जहाँ हिम पिघल जाता है उसके बाद जो एक तरह से अर्धचंद्राकार रूप में टीले के जमा हो जाते हैं और ये कटक रूप में विकसित हो जाते हैं। तो वो कटक जो कहलाते हैं केम। फिर नेक्स्ट है केटल और हमक। केटिल और हमक तो हिमनद के प्रवाह मार्ग में हिमनद की तली पर अपर्दन द्वारा क्या है कि छोटे बड़े गर्तों का निर्माण हो जाता है। ऐसे गर्त जो है वो कहलाते हैं केटिल। देखिए आप पीछे जो बैकग्राउंड में आप देख पा रहे हो जो आपको गर्त दिखाई दे रहे हैं सब केटिल है। यानी इस जो हमारा जो कंटेंट जहाँ लिखा हुआ है उसके पीछे बैकग्राउंड में जो आप देख रहे हो ये सब केटिल हैं। तो हिमनद के मार्ग में जो इस प्रकार के गर्त बन जाते हैं उत्पाटन की प्रक्रिया से, अपघर्षण की प्रक्रिया से, तो ऐसे छोटे बड़े जो गर्त होते हैं वो कहलाते हैं केटिल। हिमनद के पिघलने के बाद क्या होता है कि इन गर्तों में हिमखंड जो है वो कुछ यानी जो आइस होती है वो कुछ टाइम तक बनी रहती है, लेकिन बाद में धीरे-धीरे ये भी पिघल जाती है, जिससे क्या है कि इनमें जल भर जाता है और एक झील का निर्माण हो जाता है, जिसे कहते हैं केटिल झील। देखिए आप फर्स्ट डायग्राम में भी देख पा रहे हो, ये एस्कर का रूप है और उसके बाद में देखिए ये एक लेक है। ये इस लेक में ये जो है ये केटिल लेक है। और नीचे भी आप देखिए ये कैटिल लेक दिखाया गया है, ये कैटिल लेक है हिमनद की तली में। ये देखिए नीचे इस नीचे डायग्राम में ये सारी के सारी कैटिल लेक के ही एग्जाम्पल हैं। तो इस प्रकार के छोटे गर्त बन जाते हैं जिनमें पानी भर जाता है जो कि झील बन जाते हैं। अब इन कैटिल के मध्य क्या है कि निक्षेप से यानी निक्षेपण क्रिया से छोटे-छोटे टीले बन जाते हैं, ढेर रूप में छोटे-छोटे टीले जमा हो जाते हैं। तो ये जो टीले हैं इनको कहते हैं हमक। देखिए इस हमक को इस डायग्राम में आप बड़े ही अच्छे से देख सकते हो। ये एक केटिल है, इसमें इस प्रकार का एक ये टीला बना हुआ है, तो इस प्रकार के जो टीले हैं ये कहलाते हैं हमक। तो क्या है कि जब हिम पिघलता है, तो हिम पिघलने से उसमें जो मौजूद रेत, कंकड़, पत्थर जो होते हैं वो यहीं पर डिपॉज़िट हो जाते हैं ढेर के रूप में, टीले के रूप में। तो छोटे-छोटे टीले ये बच जाते हैं, जिन्हें कहते हैं हमक। तो ये थे हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। तो हमने आज हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों वाला टॉपिक कंप्लीट किया जिसमें हमने अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ भी की हैं और निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियाँ भी की हैं। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप एक बार अगर समझ में नहीं आए तो इसे बार-बार रिवाइज़ कीजिए और जो है अपने स्टडी को जारी रखिए और घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। आपकी स्वस्थ रहने की कामना मैं ईश्वर से करता हूँ और आप जो है कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसकी पूर्णतः पालना कीजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए। आप जो है इस पैंडेमिक के टाइम में अपना भी और अपने परिवारजनों का भी ख्याल रखिए। इसी आशा के साथ थैंक यू सो मच।